जब मैंने झारखंड के इस गरीबी के पीछे सच को जानने के लिए डीप रिसर्च की तो ऐसी चीज नोटिस की कि जिन लोगों को हम अब तक अकाउंटेबल ठहराते आ रहे हैं, असल में वो तो सिर्फ प्यादे हैं। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा। तो कौन है वो लोग? झारखंड पहले बिहार का ही एक हिस्सा था, जिसे साउथ बिहार के नाम से जाना जाता था। 20वीं सेंचुरी में ट्रैवल और लोकल लोगों ने मिलकर एक अलग स्टेट की डिमांड की। इनका कहना था कि बिहार की गवर्नमेंट इनकी संस्कृति और विकास पे कुछ खास ध्यान नहीं देती। बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स ने भी अलग स्टेट की डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाया और धीरे धीरे ये मूवमेंट पॉलिटिकल लेवल तक जा पहुंचा। ये आंदोलन 1950 से ही चल रहा था, लेकिन 1990s में ये अपने पीक पर थी। 2000 के मानसून सीजन में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल पास हुआ और फाइनली 15 नवंबर साल 2000 को एक न्यू स्टेट बना, जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का पहला स्टेट चीफ मिनिस्टर बीजेपी से बाबूलाल मरांडी को बनाया गया। झारखंड अलग तो हुई थी अपने बेहतर कल के लिए, पर फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज 25 साल बाद यहाँ की हालत कुछ ऐसी है। झारखंड हमेशा से एक ऐसा स्टेट रहा जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती है, कोल, आयरन और बॉक्साइट से लेकर यूरेनियम तक। फिर भी ये स्टेट इतना गरीब है। पर सवाल है आखिर क्यों इतनी सारी मिनरल रिसोर्सेज नई अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद ये स्टेट इतना गरीब बना, जहाँ इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। जो देश जापान को बीट करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, उस देश का एक ऐसा स्टेट जिसके पास पूरे देश का लगभग 40% मिनरल रिसोर्सेज है। उस स्टेट के रूरल एरियाज के लोगों का पर डे इनकम या कहें तो पर डे मजदूरी जो एवरेज निकलता है वो 250 से 300 तक। ये है हमारे $4 ट्रिलियन जीडीपी का सच। ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोड़े। मैं यहाँ किसी को हेट या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि उन चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ जो इन बड़े नंबर्स के पीछे छुपा लिया जाता है। अगर हम पूरे झारखंड के प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू लें तो करप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेकर माइनिंग, गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल लेवल तक हर जगह ये पूरे स्टेट को अफेक्ट करती है, और अगर गौर से देखें तो पूरा देश को अफेक्ट करती है। आज हम करप्शन को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि कोई अगर रिश्वत लेके टाइम पे काम कर दे तो हम उन्हें ईमानदार समझते हैं। यहाँ तक कि जेपीएससी जैसे एग्जाम में भी पेपर लीक और फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगे हैं। गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा में करप्शन की वजह से गरीब लोगों तक इनका फायदा नहीं पहुँचता। 2024 में ईडी ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम का खुलासा किया, जिसमें करीब 35 करोड़ रुपए कैश मिला, जो मिनिस्टर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल से जुड़ा था। ये पैसा मनरेगा और जोहार जैसे स्कीम का था, जिसमें कमीशन और रिश्वत का सिस्टम चलता है। 2025 के सीएजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 19,125 करोड़ रुपए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जो फंड्स के गलत इस्तेमाल को क्लियरली शो करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बने, जिनका नाम लिग्मा बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे 2022 आते आते इन्हें अरेस्ट कर लिया गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा सिंघल। पूजा सिंघल खूंटी डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर रही। उन्होंने एलिजिडली 18 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ये स्कैम 2008 से लेके 2011 के बीच हुआ, जब पूजा सिंघल खूंटी, चतरा और पलामू डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर रही। 2020 में ईडी ने राम विनोद प्रसाद सिन्हा को अरेस्ट किया, जिसके स्टेटमेंट में पूजा सिंघल का नाम आया। सिन्हा ने कहा उन्होंने टीसी के ऑफिसर्स को कमीशन दिया था, जो फंड्स के पिल्फरिंग से आया था। और फिर 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 लोकेशन में रेड की, जिसमें रांची, मुंबई, दिल्ली और जयपुर जैसी जगह शामिल थी। इन रेड में करीब 19 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसमें से करीब 17 करोड़ रुपए उनके चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार के घर से रिकवर किया गया। सुमन ने ये कन्फेस किया कि ये सारे पैसे पूजा सिंघल का है। ईडी ने ये भी बताया पूजा सिंघल ने अपने पर्सनल अकाउंट से करीब 16 लाख रुपए सुमन कुमार के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए और 3 करोड़ रुपए कैश बिल्डर्स को दिया,
जो एक लग्जरी हॉस्पिटल पल्स के लिए था, जिसे कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंघल के हस्बैंड अभिषेक झा चलाते थे। सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया और फिर ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। करीब 28 महीनों तक पूजा सिंघल जेल में रही और दिसंबर 2024 में उन्हें बेल मिलती है, जिसके बाद जनवरी 2025 में उनका सस्पेंशन हटा दिया गया और उन्हें फिर से एक नई पोस्ट दी गई। अब आप बोलोगे कि इन सब की वजह से आज झारखंड की हालत इतनी खराब है। वेल, जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह झारखंड की भी है। कुछ समय पहले जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू जैसी चीजों को बैन किया। झारखंड में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू बिल्कुल बैन होगा। जो भी अगर दोषी पाया जाएगा, गोदाम में अगर मिल गया तो उस पर कठोर से कठोर, खाने वाले पे भी कार्रवाई होगा, खरीदने वाले पे भी कार्रवाई होगा, बेचने वाले पे भी कार्रवाई होगा। पर यहाँ के लोगों ने इसे इग्नोर किया और नॉर्मलाइज कर दिया। आज यहाँ लगभग हर जगह आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगी। गलती सिर्फ यहाँ के लोगों की नहीं है, बल्कि गलती हमारे सिस्टम की है, हमारे लोगों की उस लैक ऑफ नॉलेज की, जिसकी वजह से आज हम दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोग पावर में बैठे लोगों से ये नहीं पूछते कि आप क्वालिटी एजुकेशन कब प्रोवाइड करोगे, आप हमारे लिए हेल्थ सेक्टर कब इम्प्रूव करोगे। बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर सिर्फ अटेंडेंस लगाने, ना क्वालिटी टीचर हैं और ना ही क्वालिटी मटेरियल। हॉस्पिटल्स तो हैं पर बहुत कम इक्विपमेंट और रिसोर्सेज के साथ। इन सब चीज़ों के बजाय यहाँ के लोगों को सिर्फ चाहिए कुछ फ्री के पैसे, थोड़ा बहुत राशन और एंटरटेनमेंट। द रोमन पोइट का एक बहुत बेहतरीन कोट है, गिव देम ब्रेड एंड सर्विसेज एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट, जो परफेक्ट बैठती है यहाँ के लोगों पर। मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, इन लोगों ये वो काम नहीं करेंगे जिससे कि इन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, बल्कि ये सिर्फ उतना ही करेंगे जिससे कि इन्हें वोट मिलती रहे। ज़रा सोचिए, यहाँ के बच्चों को अगर वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे जिससे कि वो क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को समझ पाएँ, जिससे क्या सही है और क्या गलत इनमें फ़र्क समझ पाएँ, तो क्या पावर में बैठे लोग इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब जानने के बाद अगर आप अब भी अपने आप को बदलने और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के बजाय आगे भी उसी तरह से जीना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी। पर अपने आने वाले उन जनरेशन के बारे में सोचो, उन पीढ़ी के बारे में सोचो, क्या उन्हें भी इसी तरह से स्ट्रगल करते हुए देखना है? अगर नहीं तो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप रूल बुक जिसका यूज करके चाइना जैसी कंट्री ने अपनी एक जनरेशन में 90% गरीबी खत्म की है। क्या है वो स्टेप बाय स्टेप रूल बुक जिसका यूज करके हम अपने स्टेट को बेहतर बना सकते हैं? आप जानना चाहोगे वो स्टेप बाय स्टेप रूल बुक क्या है?